हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्ययन सामग्री में हम लोग मौर्यों के विदेशी संबंध तथा इसका प्रभाव इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने इस विषय को बिंदुवार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए भी आपको समुचित अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके। दोस्तों, यूनानी, बौद्ध एवं तिब्बती विवरणों के साथ साथ अशोक के अभिलेखों से मौर्यों के विदेशी संबंध पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मौर्यों के विदेशी संबंध को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण जो है वो साम्राज्य विस्तार का चरण था। यह मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। और दूसरा चरण साम्राज्य विस्तार के चरण के पश्चात का चरण है, बाद का चरण है, जो बिंदुसार एवं अशोक के काल से संबंधित है। अब हम लोग इस प्रत्येक चरण की विशेषताओं को ध्यान से देखें। दोस्तों, प्रथम चरण में मौर्यों की विदेश नीति काफी आक्रामक थी। इस अवधि में युद्ध एवं दमन के द्वारा विरोधी शत्रु राज्यों को बस में करने की नीति चंद्रगुप्त ने अपनाई थी। प्लूटार्क का कहना है कि सेंड्राकोट्टस ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था। सेंड्राकोट्टस यूनानी साहित्यों में चंद्रगुप्त के लिए सेंड्राकोट्टस शब्द का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार इस चरण में मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत के अंदर तक चंद्रगुप्त ने युद्ध एवं विलय की नीति अपनाई थी। इस क्रम में इस काल का, इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त का अभियान चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सिकंदर के जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस, उसके विरुद्ध था। पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त का भयंकर संघर्ष हुआ और इसमें मौर्यों की विजय हुई थी तथा एरिया, एराकोशिया, पेरोपनिषद और गेड्रोसिया, ये 4 प्रांत जो है सो मौर्य साम्राज्य में इस युद्ध के में शामिल किए गए थे। एरिया की पहचान वर्तमान हेरात, एराकोसिया, कंधार, पेरोपनिषद, काबुल और गेड्रोसिया, बलूचिस्तान के रूप में की गई है। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक संधि भी हुई थी और इस संधि में मेगास्थनीज जो है वो राजदूत बनकर के मौर्य दरबार में आया था और यह 4 वर्ष तक दरबार में रहा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समकालीन इतिहास की जानकारी इस इंडिका से मिलती है। एप्पेन एक अन्य इतिहासकार है। इसके वर्णन के अनुसार चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य वैवाहिक संबंध भी हुए थे और इस वैवाहिक संबंध के द्वारा दोनों के बीच की मैत्री को मजबूत बनाया गया था। अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य जो वैवाहिक संबंध हुआ था उसका वर्णन कौन करता है। तो ये एप्पेन के वर्णन में ये बात लिखी गई है। अब दोस्तों, द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में साम्राज्य विस्तार का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। इसलिए दूसरे चरण में मौर्यों ने न सिर्फ पड़ोसी राज्यों के साथ बल्कि दूर दूर के देशों से भी मित्रता के संबंध मजबूत किए थे। ये संबंध कूटनीतिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं पर आधारित थे। इस चरण में बिंदुसार तथा अशोक के समय स्थापित किए गए संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिंदुसार के समय के जो संबंध हैं उन पर चर्चा करते हैं। बिंदुसार ने किसी नए क्षेत्र का विलय नहीं किया था मौर्य साम्राज्य में। हालांकि इसके समय में विजित राज्यों में विद्रोह हुए थे और इन्हें सफलतापूर्वक दबाने के कारण बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात बिंदुसार का एक अन्य नाम साहित्यों में मिलता है। इसके समय में पश्चिमी देशों से संपर्क स्थापित हो चुका था और नियमित रूप से एक दूसरे को राजदूत भेजे जाते थे। एस्ट्रेबो एक अन्य इतिहासकार हैं। इनके विवरण के अनुसार मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस था, जो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था।
यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो आप याद रखें कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस था और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का यह राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और इस बात का विवरण एस्ट्रेबो देता है। एस्ट्रेबो। अथेन्यूज एक अन्य इतिहासकार है। इनके वर्णन से पता चलता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से अंजीर, मदिरा तथा दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था भारतवर्ष में, उनके दरबार में। लेकिन दार्शनिक भेजने से उसने मना कर दिया था क्योंकि यह उसके राज्य के सिद्धांतों के विपरीत था। तो यह अथेन्यूज इस बात का विवरण देता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से अंजीर, मदिरा तथा दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण है। उपरोक्त के अतिरिक्त बिंदुसार का मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के साथ भी मैत्री संबंध था। इसका राजदूत डायनेसियस बिंदुसार के दरबार में आया था। इस तथ्य का विवरण प्लिनी करता है, यह भी एक इतिहासकार है। तो डायनेसियस से संबंधित विवरण प्लिनी का है और यह मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। अब अशोक की बात करें। अशोक के काल में विदेशी संबंधों में और अधिक प्रगति हुई थी। एक तरफ इसने युद्ध एवं विजय के द्वारा कलिंग का साम्राज्य में विलय करने की नीति अपनाई, तो दूसरी तरफ पश्चिमी एवं दक्षिणी राज्यों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध भी इसने स्थापित किए थे अशोक ने। तो अशोक के काल में कलिंग का विजय एकमात्र अशोक के सैन्य अभियान का विवरण अशोक के अभिलेखों में मिलता है, 13वें शिलालेख में। इसके पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था, जैसा कि शिलालेख में इस बात का उल्लेख है। तो पहला अशोक का एकमात्र अभियान कलिंग का अभियान था, जिसमें उसने युद्ध के द्वारा उसे अपने साम्राज्य में कलिंग को मिला लिया था। ऐसी मान्यता है कि अशोक ने जो संबंध स्थापित किए थे वो धम्म मिशनों के माध्यम से स्थापित किए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि विदेशी विवरणों में इन धम्म मिशनों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह सिर्फ अशोक के अभिलेखों में ही उल्लिखित है कि अशोक ने धम्म मिशन अपने पड़ोसी और विदेशी राज्यों में भेजे थे। इसका कारण यह हो सकता है कि ये धम्म मिशन अस्थायी थे तथा पूर्व के मौर्य शासकों की भांति राजनयन प्रक्रिया के अंग नहीं थे। हालांकि इन धम्म मिशनों को कूटनीतिक एवं भौगोलिक सानिध्य के हितों पर आधारित होने से नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः ये धम्म मिशन जो थे वे आधुनिक सद्भावना मिशनों के समान थे। आगे बढ़ें कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेखों में 5 पश्चिमी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनके राज्य में अशोक अपने धम्म मिशनों की सफलता का दावा करता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में 5 पश्चिमी राजाओं का उल्लेख है। ये राज्य निम्न है: अखमनी शासक एंटियोकस द्वितीय थियास, मिस्र का यवन शासक टॉलमी द्वितीय थियास, मैसिडोनिया का यवन शासक एंटिगोनस गोनतास, उत्तरी अफ्रीका में सेरीन का यवन राजा मग तथा एपिरस अथवा कोरिंथ का यवन नरेश अलेक्जेंडर। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लें कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में कुल 5 पश्चिमी राज्यों का उल्लेख, राजाओं का या राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अशोक दावा करता है कि उसके धम्म मिशन इन राज्यों में सफल हुए थे। दक्षिण में अशोक के संबंध अधिक सुदृढ़ प्रतीत होते हैं। गावी मठ, पालकी गुंडू, जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, मास्की, यर्रागुर्डी आदि स्थानों पर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं।
अभिलेखों में सीमावर्ती राज्यों के रूप में चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, आंध्र, पितनिक, सत्यपुत्र आदि का उल्लेख है, जहां अशोक अपनी धम्म नीति के अनुसरण किए जाने का उल्लेख करता है। तो यह भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों में सीमावर्ती राज्यों के रूप में कौन कौन से राज्य उल्लिखित हैं। तो चोल हैं, चेर हैं, पांड्य हैं, केरल पुत्र हैं, आंध्र हैं, पितनिक हैं और सत्यपुत्र। ह्वेनत्सांग भी इन क्षेत्रों में अशोक के द्वारा अनेक स्तूपों के निर्माण किए जाने का उल्लेख करता है। ह्वेनत्सांग दक्षिणी राज्यों में अशोक को भारी सफलता श्रीलंका में मिली है। यहाँ तिस्य के उत्तराधिकारी उतिय ने देवानाम प्रिय उपाधि धारण की एवं अशोक की भांति अभिलेख प्रचारित करवाया। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अशोक ने देवानाम प्रिय उपाधि धारण की और अपने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था, उसी तरह श्रीलंका के राजा उतिय ने, जो तिस्य का उत्तराधिकारी था, इसने देवानाम प्रिय उपाधि धारण किया और अभिलेख प्रचारित करके अपने जनता को संबोधित किया था। सिंघली एवं बौद्ध अनुश्रुतियों। सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। तो सिंघली एवं बौद्ध अनुश्रुतियों जो दीप वंश एवं महावंश हैं, इसमें श्रीलंका में धम्म प्रचार के लिए अशोक द्वारा महेंद्र एवं संघमित्रा के भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। तो धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका में अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। यह दीपवंश एवं महावंश से इस बात की जानकारी मिलती है। तिब्बती परंपरा के अनुसार अशोक का संबंध मध्य एशिया स्थित खोतान से भी था। इसमें कहा गया है कि अशोक ने यहाँ पर धम्म यात्रा की थी ईस्वी पूर्व 236 में। ईस्वी पूर्व 236 में अशोक ने खोतान की यात्रा की थी, धम्म यात्रा थी ये। नेपाल के राजा देवपाल से भी अशोक के वैवाहिक संबंधों की बात पता चलती है। उल्लेखनीय है कि लुम्बिनी अशोक के साम्राज्य में था। यहाँ उसने कर की दर 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था, ऐसा विवरण मिलता है। अतः शेष नेपाल से भी अशोक के संबंध निश्चित रूप से रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। कश्मीर में भी एक नगर ललित पाटन स्थापित करने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने कश्मीर में कौन से नगर की स्थापना की थी, तो वो ललित पाटन था। परंतु अशोक के जो धम्म मिशन थे वे असफल हो गए थे, क्योंकि इसके 7वें स्तंभ अभिलेख जो अशोक की अंतिम घोषणा मानी जाती है, इसमें सिर्फ ताम्रपर्णी का उल्लेख है। ताम्रपर्णी सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता था, पुराना नाम है ताम्रपर्णी। तो अशोक के 7वां स्तंभ अभिलेख जो अशोक की अंतिम उद्घोषणा है, चाहे घोषणा है, उसमें जो है सो केवल ताम्रपर्णी का उल्लेख है, अर्थात श्रीलंका का उल्लेख है। तो इससे विद्वानों का अनुमान है कि अशोक के धम्म मिशन असफल हो गए थे और अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा था और इसके बाद के किसी भी शासक के संबंध में, उसके विदेशी संबंधों के बारे में कोई जानकारी साहित्यों में या अभिलेखों में कहीं नहीं मिलती है। अब मौर्यों के विदेशी संबंध का प्रभाव, इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा कर लें कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत के विदेशों से संपर्क के जो द्वार खुले थे, इस काल में वे और अधिक चौड़े हो गए। पश्चिमी देशों से व्यापार इस काल तक नियमित रूप से होने लगा था। मौर्योत्तर काल में इसका काफ़ी विकास हुआ। कला एवं वास्तुकला की नवीन शैलियों का जन्म हुआ। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि एवं ईरानी शब्दों का प्रयोग और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सौराष्ट्र के गवर्नर के ईरानी होने की बात से स्पष्ट होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में ईरान के सांस्कृतिक तत्वों का प्रसार हो रहा था। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के जो अभिलेख हैं अशोक के, वे खरोष्ठी लिपि में हैं और इनमें ईरानी शब्दों का प्रयोग है।
तो इस आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा था। ऐसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करने का जो प्रयास किया था, तो यह भी ईरानी प्रभाव है। अभिलेखों से जनता को संबोधित करने की जो शैली है वो ईरानी प्रभाव माना जाता है विद्वानों के अनुसार। तक्षशिला एवं कश्मीर से भी एरेमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं। मौर्योत्तर काल में ऐसे संपर्कों का प्रभाव और अधिक बढ़ा। गांधार कला का उद्भव यूनानी एवं भारतीय संस्कृतियों के सम्मिलन का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। गांधार कला भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के सम्मिलन से पल्लवित पुष्पित हुई थी भारतवर्ष में। इन्हीं संबंधों के परिणाम स्वरूप विदेशी जातियां भारत आने लगी। ये सिलसिला मौर्य काल में काफ़ी बढ़ा। मौर्योत्तर काल में विदेशी जातियों का भारत में कई आक्रमण हुए। शको, कुषाणों, ये लोग जो है सो भारत में इन्होंने आक्रमण किया। इससे सामाजिक सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें भारतीय समाज, शासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में नए तत्वों का समावेश हुआ। तो ये मौर्यों के विदेशी संबंध का ये प्रभाव है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जो मेरी अगली प्रस्तुति है वो मौर्य काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में होगी, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बस धन्यवाद।